वर्ष 1965 में पाकिस्तान के हमले के खिलाफ देशवासियों को एकजुट करने के लिए प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने सारे लोगों को एक वक्त का भोजन छोड़ने के लिए कहा था और जय जवान जय किसान का अमर नारा दिया था। लेकिन पहलगाम अटैक के बाद पक्ष और विपक्ष के नेता जाति और धर्म के वोट बैंक में मग्न दिख रहे हैं। अप्रैल 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार से जनगणना के दौरान जातियों का इकट्ठा कलेक्ट करने के लिए कही थी, लेकिन जुलाई 2021 में केंद्र सरकार ने संसद में ये बताया कि जातिगत जनगणना कराने का सरकार का कोई इरादा नहीं है। उसके बाद नवंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत की संकल्प यात्रा में 4 जातियों का जिक्र किया था और उसमें उन्होंने बताया था कि महिला, युवा, किसान और गरीब ये 4 जाति हैं। अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति की वजह से भारत में जाति और धर्म के आधार पर पूरे समाज को बांटने का काम किया था। साल 1901 की जनगणना में 1646 जातियां बताई गई थी, जबकि साल 1931 की जनगणना में 4147 जातियां बताई गई थी। मतलब साफ है कि महज 30 सालों में 1646 से 4147 जातियां हो गई थी बढ़ करके। मंडल कमीशन का रिपोर्ट अविभाजित भारत के 50 साल पुराने इन्हीं रिपोर्ट्स पर आधारित थी। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की जैसे नारों से वोट बैंक की फसल अच्छी कटती है। इसीलिए जातिगत जनगणना के मुद्दे पर सभी दलों के नेता उत्साहपूर्ण रूप से सहमत दिख रहे हैं। मतलब साफ है कि 1901 में भारत में कुल जातियों की संख्या थी 1646, जो कि 1931 तक आते आते टोटल जातियों की संख्या हो गई 4147। और वहीं 2011 की जनगणना के हिसाब से अगर हम देखें तो जो कि रिपोर्ट जो है पब्लिश नहीं की गई थी सरकार के द्वारा, लेकिन उससे ये साफ दिखता है कि जो जातियों की संख्या है वो बढ़कर के हो गई है 46 लाख। मतलब महज 100 सालों में, महज 110 साल आप कह सकते हैं, महज 110 सालों में जो जातियों की संख्या है वो 1646 से 46 लाख हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विपक्ष और राजनीतिक घटकों को चौंकाते हुए ये ऐलान किया कि वह जाति जनगणना कराएगी। हालांकि एक तरफ कांग्रेस इस कदम का क्रेडिट ले रही है और उनका ये कहना है कि राहुल गांधी के अत्यधिक दबाव के बाद सरकार ने अपने घुटने टेक दी और यू टर्न ले ली। देखिए, इसके पीछे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका ये मानना है कि सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि अभी जो है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जाति बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा रहा है। यहाँ तक कि पिछले जो चुनाव हुए थे, चाहे वो लोकसभा का चुनाव ही क्यों न हो, वहाँ पे जो विपक्ष की पार्टियाँ थी वो जाति के मुद्दे को बहुत ही ऊपर बढ़ा करके पेश कर रही थी और कहीं ना कहीं जो लोग थे उनको सपोर्ट भी किया था। तो सरकार की जो नाकामयाबी दिख रही थी 2024 के लोकसभा इलेक्शन में, उससे भी सरकार कहीं ना कहीं डरती हुई नज़र आ रही है कि आगे चल कर के जो विपक्ष जो मुद्दों को अपना मेन पॉजिटिव हथियार बना रही है, सरकार जो है उसी हथियार को कमज़ोर करना चाह रही है और सरकार जो है विपक्ष के मुद्दे को ही एक तरफ से नस्ते नाबूद करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं उनका बस एक ही मुद्दा था, जाति जो है वो होने, जाति के आधार पर जनगणना होनी चाहिए, ताकि उनका ये कहना था कि इससे जो वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया जा सकता है अगर उनका सही डाटा हमारे पास अवेलेबल होता है तो। लेकिन जो बीजेपी सरकार थी बार बार उससे मना कर रही थी, मुकर रही थी, नहीं हम जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। लेकिन अचानक यू टर्न लेते हुए सरकार का ये फैसला आता है और कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें होती है। इससे आप देखोगे कि पहले जो आरएसएस के जो मेन लीडर हैं मोहन भागवत, उनकी मीटिंग होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और घंटों ये मीटिंग चलती है और उस मीटिंग के बाद ही तुरंत प्रधानमंत्री का ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि हम जातिगत जनगणना कराने वाले हैं। तो बहुत सारी मुहिम है। जो उत्तर प्रदेश है यहाँ पर भी जाति को जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बताया जाता है और 2027 में उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। फिलहाल तो बिहार के विधानसभा चुनाव के लिए एक इसका मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है और क्योंकि जो 2024 के इलेक्शन हुआ तो उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को काफ़ी कम सीट मिली थी और उसमें एक बड़ा मुद्दा बताया जा रहा है जातिगत जनगणना का विरोध सरकार के द्वारा किया जाना। तो सरकार जो है यू टर्न लेते हुए इसे जो है अपनाया है। और देखिए 1881 में सबसे पहले जाति जनगणना की शुरुआत हुई थी
और ये जनगणना हर साल होती, हर एक 10 साल पे होती रही और 1931 तक ये जनगणना हुई। 1941 में भी जाति जनगणना हुई थी, लेकिन उसका रिपोर्ट जो है वो पब्लिश नहीं हो पाया था। जब भारत आज़ाद होता है 1951 की जो जनगणना होती है, तो उसमें बिल्कुल पूरी तरह से जाति जनगणना को हटा दिया जाता है, जबकि एसटी और एससी की जनगणना, जो अनुसूचित जाति है और जो अनुसूचित जनजाति है, उसकी जनगणना को जो है वो कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, लेकिन बाकी जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनकी जनगणना नहीं की जाती है 1951 के बाद से, जब भारत आज़ाद होता है। तो इसमें मेन जो मकसद था वो ये था कि जो उस वक्त के लीडर थे उनका ये कहना था कि अगर हम जाति के बेसिस पे जनगणना लगातार करवाते हैं तो ये कहीं ना कहीं समाज को विभाजन करने का काम करेगा। और ख़ासतौर से जो अंबेडकर साहब थे उनका भी एक सपना था कि हमारा जो समाज है वो जाति विहीन होना चाहिए, मतलब समाज में जाति नाम की कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो उस वजह से भी इन सब चीज़ों को सरकार ने दरकिनार कर दिया और सिर्फ एससी एसटी को जनगणना के तहत जोड़ा गया था। लेकिन 1961 में क्या होती है कि जो केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को आदेश दे देती है कि अगर आपका इच्छा है तो आप जाति जनगणना करा सकते हैं। तो उसके बेसिस पे जो बिहार है, तेलंगाना है और जो कर्नाटका है, वो सरकारों ने समय समय पर अपना जनगणना कराया भी है। लेकिन वो अलग बात है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा मैटर करने लगा। लेकिन उसके बाद जब मंडल कमीशन आया था तो उन्होंने भी सिफारिश किया था कि जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वो चीज़ फिर हो नहीं पाई। 2011 में मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो तब भी जाति जनगणना हुई थी 2011 में, बट उसकी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं किया गया था। हालांकि यहाँ तक कि महाराष्ट्र की जो सरकार है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केंद्र सरकार के खिलाफ केस भी कर दिया कि कम से कम जो महाराष्ट्र का जो रिपोर्ट है, जाति के आधार पर जो आपने रिपोर्ट कलेक्ट किया है, वो आप सरकार को दे दे, ताकि सरकार जो है उनके लिए जो बेहतर जो स्कीम्स होंगे, जो कानून होंगे, वो सरकार बनाएंगे ताकि उनका उत्थान हो सके। हालांकि उस पर केंद्र सरकार का ये कहना था कि भैया देख लो कि प्रॉब्लम ये है कि जो जनगणना हुई है उसमें बहुत सारे रिपोर्ट्स जो है वो मिसिंग्स हैं और गलत है, तो इसलिए हम वो रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है कि नहीं, सरकार का रिपोर्ट गलत है, इसलिए हम सरकार पे दबाव नहीं बना सकते हैं कि वो रिपोर्ट जो है आपको दे। अब 2022 से जो राहुल गांधी हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए कास्ट सेंसस को लेकर के। जितने भी 2022 में के बाद से जितनी भी लगभग रैलियाँ हो रही है इलेक्शन से रिलेटेड, वो हर इलेक्शन की रैली में जाते हैं और बताते हैं कास्ट सेंसस कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सरकार को इसके ऊपर काम करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ द राहुल गांधी कास्ट सेंसस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रोएक्टिव दिख रहे थे। 2024 का इलेक्शन होता है जिसमें बीजेपी सरकार को बड़ा झटका मिलता है, क्योंकि जितनी उम्मीद थी कि अब की बार 400 पार, तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही कम सीट उन्हें मिला। वो अलग बात है कि वो सरकार बनाने में फिर भी कामयाब रही, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया था कि जो कास्ट सेंसस है वो लोगों से जुड़ा हुआ मामला है और हमें इसके खिलाफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन फिर भी जो बीजेपी सरकार है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के खिलाफ नज़र आ रही थी मीडिया के सामने, और बार बार उनका यही कहना था कि हम जो है वो कास्ट सेंसस के खिलाफ हैं। लेकिन अचानक से मोदी सरकार यू टर्न लिया और अनाउंसमेंट कर दिया कि हम कास्ट सेंसस करवा रहे हैं। कास्ट सेंसस के अपने कुछ पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स ये है कि अगर कास्ट सेंसस सही तरीके से किया गया, सही क्वेश्चंस पूछे गए जनता से और सही आंसर्स कलेक्ट किया गया, तो हो सकता है कि ये समाज के हितों के लिए भी काम करे। जो रियल में जो वंचित वर्ग हैं, रियल में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, तो उनको कहीं ना कहीं अपलिफ्ट करने की कोशिश किए जाएंगे। लेकिन हमारे जो देश हैं यहाँ पे काम से ज़्यादा पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स ज़्यादा होता है, तो जो सरकार है वो शायद ही ये काम करेगी कास्ट सेंसस के रिपोर्ट्स के मुताबिक, बट ज़्यादातर कोशिश करेगी उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो। आप खुद ही सोचो कि 1951 से जो SC ST का जो है वो सेंसस जारी हर 10 साल पे हो रही थी, लेकिन क्या SC ST के जो लोग हैं क्या सच में उसको अपलिफ्टमेंट मिला है जितना मिलना चाहिए था इन 70 सालों में? तो अगर कास्ट सेंसस ही एक जरिया है जिसके बेसिस पे उन कास्ट को
उन जाति को अपलिफ्ट किया जा सकता है, तो इन जातियों का जो SC ST है उनका जो ऑलरेडी सेंसस चल रहा है, हर एक 10 साल पे सेंसस उसका जारी किया जा रहा है, तो उनका अभी तक अपलिफ्टमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो आखिर हम कैसे कह सकते हैं कि जो कास्ट सेंसस के बेसिस पे सरकार एक अच्छा काम करेगी? इतनी उम्मीद तो हमें सरकार से तो बिल्कुल नहीं लगती है। तो एक तरह से देखें तो ये जो नेता है इनका एक मास्टर स्ट्रोक है, किस तरह से हम जनता को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर हम बेवकूफ़ बना सकें, ताकि हम विकास ना करें और बस हम सरकार में रहें। तो इससे नुकसान कहीं न कहीं जनता का ही होता है। हालांकि संविधान में प्रोविज़न है अंडर आर्टिकल 15 और 16, जिसके तहत जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, एजुकेशनली सोशली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उसको अपलिफ्ट करने की बात की गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आरक्षण के जरिए ही या फिर सिर्फ जाति को टारगेट करके ही हम उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं। अभी राहुल गांधी तो खैर इस बात पे भी अड़े हुए हैं कि जो 50% का जो कैप लगा हुआ है कि जितने भी आरक्षण है वो 50% के अंदर ही होना चाहिए, तो राहुल गांधी का ये भी कहना है कि उस कैप को भी आपको हटाना पड़ेगा, क्योंकि 50% में जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उसको पूरी तरह से अपलिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो कैप हटाना पड़ेगा, उसे बढ़ाना पड़ेगा। हालांकि संविधान में कहीं ऐसा लिखा नहीं हुआ कि 50% तक आप आरक्षण दे सकते हैं, यहाँ तक कि संविधान में आरक्षण की बात भी नहीं की गई है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है उनकी जो दलीलें बार बार हुई है, उससे ये स्पष्ट होता है कि 50% का जो कैप है वो समाज के अंदर आरक्षित वर्गों के लिए होना चाहिए, उससे ऊपर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। खैर ये तो आने वाला समय बताएगा कि क्या मोदी सरकार इस 50% के आरक्षण के जो कैप हैं इसे रखते हैं या फिर हटाते हैं। गरीब लोगों की उत्थान की बात तो दूर की बात है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेता बस अपने वोट बैंक के लिए किस तरह से वोट्स को बटोरा जाए, बस उस पर काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मिलते अगले वीडियो में दोस्तों, नमस्कार।